हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो अगेन वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 5 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो टुडे इज 5 सितंबर एंड वी इंडियन सेलिब्रेट 5 सितंबर एज नेशनल टीचर्स डे। ओके, सो इट्स नेशनल टीचर्स डे। और एक चीज और समझ लो, इंटरनेशनल टीचर्स डे भी होता है और इंटरनेशनल टीचर्स डे भी 5 अक्टूबर को होता है। ठीक है, इट्स ऑन दी 5 अक्टूबर। सो एक महीने के गैप के बाद 5 सितंबर इज नेशनल टीचर डे एंड द 5 अक्टूबर इज इंटरनेशनल टीचर्स डे। ओके, और जो हम टीचर्स डे मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? बिकॉज 5 सितंबर इज अ बर्थडे ऑफ हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट रहे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका बर्थ एनिवर्सरी है। इसी के लिए इसी इसी चीज के चलते उनके बर्थडे को कन्वर्ट कर दिया था इनटू नेशनल टीचर्स डे में, और इंटरनेशनल टीचर्स डे इज ऑन 5 अक्टूबर। ओके, हमेशा याद रखना। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, इसी साल इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में, है ना। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में टीएमसी जीत तो गई, मेजोरिटी में भी आ गई, बट जो उनकी लीडर थी ममता बनर्जी, वो अपना इलेक्शन हार गई। और कोई भी पर्सन, अगर किसी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बनना है ना, तो विद इन चीफ मिनिस्टर अगर वो बन गया तो विद इन 6 मंथ्स, छह महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स उसको मेंबर होना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का। लेकिन विधान परिषद सारे स्टेट्स में तो है नहीं, जिसमें वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो क्वेश्चन उठता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हार गई थी ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी के पास एक और ऑप्शन था, वो था बाय इलेक्शन कराना। क्या बाय इलेक्शन करा लो, बाय पोल्स करवा दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि ड्यू टू कोविड-19 हम लोग बाय इलेक्शंस नहीं करवा सकते, बाय पोल्स नहीं करवा सकते। तो ममता बनर्जी कैबिनेट ने फिर ऐसा डिसीजन लिया था कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप करेंगे इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बट उससे पहले ही परमिशन तो मिल गई थी कैबिनेट से, बट उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, जो भी सीट्स खाली हुई हैं, और उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में भी इलेक्शंस थे, है ना। इलेक्शंस बेसिकली थे तो 2019 में, लेकिन बिकॉज ऑफ दी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी डेथ हो गई, जिसके चलते उधर बाईपोल्स कराने हैं। सो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बाईपोल्स हो रहे हैं। ममता बनर्जी मतलब 5 नवंबर तक का उनके पास टाइम है कि वो असेंबली सीट जीत जाएं। 5 नवंबर तक का टाइम है उनके पास। मूविंग फर्दर, सो दिस न्यूज फ्रॉम दी पैरालंपिक्स कि इंडिया क्या परफॉर्मेंस रहा। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अभी तक 4 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, और आज अभी एक इवेंट भी है, एंड इट्स इवेंट ऑन दी बैडमिंटन सिंगल्स को लेकर है। तो हो सकता है इंडिया के 5 गोल्ड मेडल हो जाए। एंड कल प्रमोद भगत इन दी बैडमिंटन कैटेगरी एंड मनीष नरवाल शूटिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए। ओके, मूविंग फर्दर, सो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि तालिबान के साथ जो टॉक हुई हमारी, जो हमारी बात हुई, जिसमें मोहम्मद शेर अब्बास सतन काजी भी थे तालिबान की तरफ से, और इंडियन एम्बेसडर टू कतर मतलब दीपक मित्तल थे, उन दोनों की मीटिंग हुई और उन दोनों की मीटिंग सक्सेसफुल रही, है ना। रीअश्योरिंग वाली मीटिंग थी कि हम अश्योर करते हैं कि हम कोई भी नॉइजेस नहीं फैलाएंगे अपनी साइड से, मतलब हमारी जमीन को यूज नहीं किया जाएगा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, टू टू मेक टू मेक अटैक्स ऑन इंडिया पे अटैक करने के लिए हमारे सॉइल्स का यूज नहीं किया जाएगा। और जो मेजर क्वेश्चन है वो है हकीनीज नेटवर्क को लेकर, क्योंकि हकीनीज नेटवर्क का बहुत बड़ा मेजर रोल था इंडियन के अगेंस्ट टेररिज्म एक्टिविटीज करने के लिए इन दी तालिबान। इंडियन एम्बेसीज पर उन्होंने अटैक किया, और भी 2-3 गुरुद्वारास जो थे, जो कि सिख रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस है, उन पे अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। सो इंडिया अभी देख रही है कि तालिबान में गवर्नमेंट क्या फॉर्म होती है। और अभी हम बात करें तो तालिबान में अभी तालिबान के अंदर ही थोड़ा सा बेसिकली डिस्प्यूट है गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर। रीजन बीइंग क्योंकि हकीनी नेटवर्क जो है, हकानीज नेटवर्क जिसको बोलते हैं, हकानीज बोलते हैं, कोई हकीनीज भी बोलते हैं। सो उनका बोलना है कि हमें बिगर रोल देना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, हमें गवर्नमेंट में ज्यादा बड़ा रोल देना चाहिए। उसी चीज को लेकर अभी डिस्प्यूट
बना हुआ है और तालिबान का जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो एक वीक के लिए, इस वीक बेसिकली हो जाएगा, आ जाएगा कि इस तालिबान में कौन कौन गवर्नमेंट में होगा और गवर्नमेंट कैसे रन करने वाली है। मूविंग फर्दर, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल पेस तरीके से चल रहा है, मतलब रैपिड तरीके से चल रहा है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है वो रेडी हो जाएगा। उसका जो अराइवल डेट है, मतलब जो उसका जो कंप्लीशन का डेट है, उससे पहले ही वो रेडी हो जाएगा। और ज्यादा हम बात करें तो न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है ना, वो न्यू पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट जो है वो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर 2022 तक, नॉट अक्टूबर 2021। और विंटर सेशन जो होगा अक्टूबर 2022 का, विंटर सेशन जो होगा ऑफ द ईयर ऑफ 2022, वो नए पार्लियामेंट में होने वाला है। ओके हाँ, कुछ बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटरीज बिल्डिंग है जो कि डिले हो सकता है उनमें। रीजन बीइंग इज क्योंकि टेंडरिंग स्टेज पर ही है अभी वो, है ना, टेंडर नहीं मिल पा रहा किसी को। मूविंग फर्दर, सो संडे है तो आज बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट और रीजनल न्यूज ज्यादा आती है, ठीक है, तो ये सारी चीज स्किप करना है, ठीक है। फिर डायरेक्टली मूव टू द 7th पेज, पेज नंबर 7, सदर्न पेज। तो सदर्न पेज में क्या है, कर्नाटका से न्यूज। कर्नाटका ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन कर देंगे, लेकिन हाँ उसमें से लॉटरी और हॉर्स रेस को इंक्लूड नहीं किया। सो तमिलनाडु के बाद कर्नाटका सेकंड स्टेट बन चुका है जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया, एक्सेप्ट लॉटरी एंड हॉर्स रेसिंग। ओके, तो जितने भी गेम जिसमें वेजरिंग और बैटिंग इन्वॉल्व थी, वो सारे के सारे गेम्स क्या हो गए, अब बैन हो गए। मूविंग फर्दर, सो उड़ीसा असेंबली ने कल अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, जो कि 65 इयर्स पुराना है, मतलब ये आया था, ये बेसिकली आया था कब, 1956 में। ओके, इसमें अमेंडमेंट आया। अब इस अमेंडमेंट जो कि है, इट्स ऑन दी प्रैक्टिकल एंड दी प्रोग्रेसिव उस पे लाइन पे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, वो है ट्रांसफरबल डेवलपमेंट राइट्स की, टीडीआर। ये बहुत बड़ा बेसिकली एक अच्छा स्टेप है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज। इट्स टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब ये होता क्या है, देखो, दो तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप जमीन खरीदो, गवर्नमेंट जमीन खरीदे और वहां पर बना दे, कंस्ट्रक्शन बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ये है वो तरीका। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कॉस्टली होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि जमीन, मान के चलो अगर हम एक सिटी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, अब हैदराबाद के सेंटर में गवर्नमेंट को स्कूल खोलना है या गवर्नमेंट को हॉस्पिटल खोलना है एट द एपी सेंटर ऑफ द सिटी, एट द सेंटर ऑफ द सिटी, क्योंकि जिससे सिटी पूरी तरीके से कवर्ड हो जाए, सारे लोगों के लिए फीजिबल हो। अब गवर्नमेंट के पास यहां जमीन नहीं है, सेंटर ऑफ द सिटी में जमीन नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट पर्सन है, उसके पास जमीन है। तो इस टीडीआर में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा देखो हम यहां पर बिल्डिंग बना देते हैं, हम स्कूल बना देते हैं यहां पर, ठीक है, आधी प्रॉपर्टियां बना देते हैं, या फिर 25% प्रॉपर्टियां बनाते हैं, या फिर 70% ऑफ द प्रॉपर्टियां बनाते हैं, और वो प्रॉपर्टी बन गई, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज बन गया या गवर्नमेंट स्कूल बन गया, वो रन करेगा। अब वो प्रॉपर्टी आपकी है, जमीन आपकी है ना, और आप इसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना सकते हो, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची उस रिमेनिंग प्रॉपर्टी में आप कुछ भी बना सकते हो। तो उससे एक तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, जमीन की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बन गया, वो भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बना, और ऊपर आपके ऊपर राइट मिल गया कि आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी कर सकते हो। उस बिल्डिंग में कुछ नहीं करोगे, बट उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ बना सकते हो, बिल्डिंग के बेसमेंट पे कुछ बना सकते हो, जो रिमेनिंग एरियाज में कुछ बना सकते हो, या फिर आप ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी डिफरेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, आप बेच भी सकते हो। ओके, तो ये है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, प्राइवेट एंटिटी को भी फायदा होता है। मतलब डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्राइवेट एंटिटी को भी फायदा है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है उसकी जमीन की, उसकी लैंड की, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी कॉस्ट एफिशिएंट पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में। तो दैट इज टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। मूविंग फॉरदर, सो ऑन दी नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज की हम बात करें तो हुआ क्या, अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर भी बेसिकली दो में डिवाइडेड है। सो जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर इज ऑन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द
जम्मू एंड कश्मीर रीजन, और उसके भी ऊपर होता है कश्मीर वैली, जो कि इंडियन की टेरिटरी में भी आता है। बाकी जो मेजर वैली है वो पीओके में चला गया। ओके, सो अभी हुआ क्या, अभी बहुत बड़े बहुत फेमस सेपरेटिस्ट लीडर गिलानी की डेथ हो गई, है ना, सैयद अली शाह गिलानी की डेथ हो गई। और सेपरेटिस्ट लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर था, वो चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाए इंडिया से। तो अभी देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दी इंटरनेट धीरे धीरे आ रहा था, और 2019 से बेसिकली शट डाउन है जम्मू एंड कश्मीर, और स्पेशली कश्मीर वैली, क्योंकि मिलिटेंट अटैक्स ना हो, क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, हटाया गया था। तो इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग धीरे धीरे नॉर्मलसी पे नॉर्मल्स लाते जाएंगे, मतलब अलाउ करेंगे, वैली रीओपन हो जाए धीरे धीरे, इंटरनेट अलाउ करेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी की डेथ की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलिसी धीरे धीरे जो आ रही थी वो थोड़ा सा अब रुक गई, क्योंकि शटडाउन लग गया। रीजन बीइंग, क्योंकि शटडाउन क्यों लगा, क्योंकि सेपरेटिस्ट लीडर की डेथ हुई और प्रोटेस्ट हो सकता था, तो गवर्नमेंट ने इसी डर की वजह से पब्लिक सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, शटडाउन कर दिया। यही बताया, कश्मीर में, कश्मीर वैली में शटडाउन लग गया, और जिसके चलते नॉर्मलसी धीरे धीरे आ रही थी वो लिंपिंग होने लगी। लिंपिंग मतलब लगड़ाने लगी, लिंपिंग मतलब लगड़ाना होता है। ओके, मूविंग फर्दर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, स्टाफ मेंबर्स को योगा ब्रेक देना चाहिए, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और सेंटर में किस मिनिस्ट्री ने बताया, आयुष मिनिस्ट्री ने बताया। ऑब्वियसली बात है, आयुष मिनिस्ट्री इस चीज को बताएगी। आयुष का फुल फॉर्म है, हमेशा याद रखना, आयुष का फुल फॉर्म रहता है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर श्रृंगला, एंड एच आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, हिदा, हिदा। सो दीज आर दी फुल फॉर्म ऑफ दीज आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है। सो आयुष मिनिस्ट्री का कहना है कि गवर्नमेंट स्टाफ मेंबर्स में योगा ब्रेक देना चाहिए, 5 मिनट का योगा ब्रेक रहेगा, और क्योंकि योगा ब्रेक देने से ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ऐसा ऐसा कहना है। और ये डिजाइन करेगी वाई ब्रेक, मतलब उसको नाम दिया जाएगा वाई ब्रेक, मतलब योगा ब्रेक, और आयुष मिनिस्ट्री इसको डिजाइन करने वाली है। और अभी ऐप भी डिजाइन होगा, जो कि प्राइवेट एंटिटीज के लिए भी, मतलब प्राइवेट पर्सन के लिए भी अलाउ रहेगा, कि किसी प्राइवेट पर्सन को योगा ब्रेक लेना है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सो लेकिन वो तो इंडिपेंडेंस दे रखी है ना प्राइवेट एंटिटीज को, कि उनको योगा ब्रेक देना है कि नहीं। तो इसी के चलते अगर किसी प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट कॉर्पोरेशन को योगा ब्रेक देना है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो इस ऐप के थ्रू वो दे सकते हैं। कैसे देना है, कब देना है, वो चीज बताई जाएगी इसमें। मूविंग फर्दर, सो सीजीआई कल बेसिकली स्पीच दे रहे थे, और स्पीच में उन्होंने बताया, अच्छा सीजीआई के टेन्योर की हम बात करें तो बेसिकली उनको ऐसा मीडिया में बताया गया था कि ही इज सचिन तेंदुलकर इन दी जुडिशियल, इन दी जुडिशियल फील्ड। तो जिसके चलते उन्होंने बताया कि नहीं, ये टीम वर्क है, और उन्होंने कोलिजियम में जो भी 4 अदर जजेस जो और हैं, मतलब यूवी ललित, खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एल नागेश्वर राव, उनको भी बेसिकली बोला कि टीम कंट्रीब्यूशन की वजह से कोलिजियम सिस्टम इतना अच्छा वर्क कर रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बेसिकली एक वैकेंसी बस है, बाकी हमने पूरे तरीके से फिलअप कर दिया। और इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 4 फीमेल जजेस हैं, 4 फीमेल 4 वुमेन जजेस हैं। और उन्होंने इसी बात पे उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बोला कि ये देखा जाए तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, और हम लोग 75 ईयर्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज में अराउंड 50% जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का होना चाहिए जजेस में। बट इट्स मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है ये चीज बोलने में, बट हाँ अभी हमारे पास 11% जो है, 11% हम लोग विमेन का रिप्रेजेंटेशन लेके आ चुके हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विमेन और बेसिकली जुडिशियल सर्विसेज में आए, और इंडिया की जुडिशरी में उनका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा हो। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट दी पैडी स्टबल। अच्छा होता क्या है, व्हाट आर दी स्टबल, व्हाट हैपन, कि देखो हम बात करें तो वीट हो गया, ठीक है, गेहूं। अब गेहूं जब काटा जाता है तो यहां से काटा जाता है, यहां से, तो उसका जो रिमेनिंग, उसकी जो रूट्स और छोटी सी स्टेम बचती है ना, उसको स्टबल बोलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स स्टबल को हटाना बहुत बहुत टाइम टेकिंग भी है और कॉस्टली भी होता है स्टबल को हटाना, है ना। तो वो क्या करते हैं, स्टबल को बर्न कर देते हैं, क्योंकि सूखा तो होता ही है, तो जला देते हैं। तो जिसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है ना।
सो एयर पोल्यूशन जो मेजर बेसिकली थ्रेट है, क्योंकि होता क्या है, ऑटम का सीजन आता है हर साल, और पंजाब में सबसे ज्यादा, जो कि ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मेजर वन ऑफ दी मेजर ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, वहां पर फार्मिंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। तो वहां पर फार्मर्स क्या करते हैं, सबल बर्निंग करते हैं। और ऑटम के सीजन की बात आता है विंटर, सबल बर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, स्मोक निकलता है, और जो फॉग जो आता है विंटर सीजन में, उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। एयर पोल्यूशन तो हो रहा है, स्मोक भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट एक नया इनोवेशन लेके आई। उन्होंने बोला कि जो इंडस्ट्रीज बेसिकली यूज करती हैं फायर्ड बॉयलर्स। अब फायर्ड बॉयलर्स क्या होती हैं, व्हाट आर दी फायर्ड बॉयलर्स? देखो, फायर्ड बॉयलर्स एक तरीके का बेसिकली टेक्नोलॉजी है। होता क्या है कि आग जलाई जाती है, ठीक है, आग जला गई, और उसके ऊपर होता है वाटर का कंटेनर, ठीक है, और ये आग जो है ये ट्यूब से निकलती है, हीट वेव्स निकल रही है, हमने गैस जला दिया है ना, आग यहां जल रही है, और बाय ट्यूब हीट वेव जा रही है, और हीट वेव वाटर कंटेनर को हीट कर रही है, और वाटर कंटेनर जो है हीट करेगा, वाटर हीट होगा, जिसके चलते स्टीम निकलता है, और स्टीम से बहुत सारी यूजेस हैं उसके, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और अदर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो उसी चीज को गवर्नमेंट ने बोला, पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये इंडस्ट्रीज जिसमें स्टीम यूज होता है, मतलब फायर्ड बॉयलर्स यूज होते हैं, अगर वो आग जलाने के लिए पैडी स्टबल को यूज करेंगे, तो उनको फिजिकल इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएंगी, उनमें टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, और बहुत सारी चीजें होंगी। तो जिससे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली फार्मर्स से स्टबल खरीदेंगे, तो फार्मर्स को भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा, और इंडस्ट्रीज को भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा, क्योंकि आग जलाने के लिए जो पैडी यूज होगा, है ना, आग जलाने के लिए पैडी यूज हो रहा है, उन पैडी को यूज करने के लिए उनको फिजिकल बेनिफिट दिया जाएगा। सो वही गवर्नमेंट ने बताया, और पंजाब बहुत डेडिकेटेड है इस इनोवेशन को लेकर, और वो चाहती है कि एयर पोल्यूशन जो है, जो कि बहुत ज्यादा वर्सन हो चुका है, उसको कैसे ना कैसे करके कम किया जाए, है ना। तो एक मेजर स्टेप है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए। मूविंग फर्दर, सो कल प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे थे, और उन्होंने बेसिकली आज टीचर्स डे है, और टीचर्स डे की स्पीच में उन्होंने ये बोला कि वी आर वेरी प्राउड, और उन्होंने टीचर्स की तारीफ करी कि इस न्यू नॉर्मलसी में जो भी नए चैलेंजेस आए, टीचर्स ने उनको रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टीचर्स को रिस्पॉन्ड किया, ये बताया गया। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, 9/11 अटैक्स की जो सीक्रेट फाइल जो कि यूएस के पास थी, तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, कुछ सीक्रेट फाइल्स रखती है जो कि पब्लिक नहीं करती, इवन इन द डेमोक्रेटिक नेशंस। रीजन बीइंग क्योंकि पब्लिक में पैनिक ना फैले, पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर या फिर इंडिया की सोवरेनिटी, मतलब नेशन की सोवरेनिटी, नेशन की सिक्योरिटी को हार्म ना हो। इसी चीज को लेकर कुछ चीजें गवर्नमेंट रिवील नहीं करती, सीक्रेट रखती है, और वही यूएस ने किया था। जो 9/11 अटैक्स की सीक्रेट फाइल्स थी, वो उन्होंने क्लासिफाई करके रखी हुई थी, मतलब सीक्रेट बना के रखा हुआ था, सीक्रेट फाइल्स थी उनकी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर था अराउंड 3000 फैमिली मेंबर्स का। क्यों? क्योंकि 3000 लोगों की डेथ हुई थी इन दी 9/11 के अटैक में। तो उन्होंने प्रेशर डाला था कि 9/11 की जो सीक्रेट फाइल्स है उनको आप रिवील करो, डिक्लासिफाई करो, पब्लिक में लेके आओ, क्योंकि हमें ऐसा स्पेकुलेशन है कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कि अमेरिका का अलाय है, उसका मेजर इन्वॉल्वमेंट था प्लेन हाईजैक में। तो इसको लेकर जो बाइडेन ने बोल दिया है कि विद इन 6 मंथ्स 9/11 की जो सीक्रेट फाइल्स हैं वो डिक्लासिफाई हो जाएंगी, और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है। मूविंग फर्दर, सो आईएसआई के चीफ, मतलब जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके चीफ जो है वो काबुल पहुंच गए। रीजन बीइंग क्योंकि तालिबान को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, मिलिटेंट स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। इसी चीज को लेकर के नॉर्मलसी बनी रहे और ज्यादा स्ट्रगल ना हो, गवर्नमेंट इजीली बन जाए, इस चीज को लेकर आईएसआई के जो चीफ है वो काबुल रश के वहां पहुंचे और उन्होंने बात करी तालिबान के मेजर लीडर से। मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसकी रिपोर्ट आई। उसकी रिपोर्ट में बताया कि अराउंड 1,38,000 स्पीसीज में से 1,38,000 असिस्ट स्पीसीज
उसका 28% एक्सटेंशन फेस कर रहा है। और जिसमें उन्होंने बताया जैसे क्यों कर रहा है, मेन रीजन क्या है, एक तो हैबिटेट लॉस की वजह से, दूसरा उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, तीसरा इलीगल ट्रेड होता है, और चौथा अगर हम खुद जोड़ें तो वो है क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, है ना। और सबसे ज्यादा अगर किसी को इंपैक्ट डाला जा रहा है तो वो है कोमोडो ड्रैगन्स। अब कोमोडो ड्रैगन्स क्या है, इज द लार्जेस्ट बेसिकली लिजर्ड, उसको इंडेंजर्ड में डाला जा रहा है। वो भी अगर मेजोरिटी ऑफ द कोमोडो ड्रैगन्स जो है वो बेसिकली पाई जाती हैं आपकी इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि नेशनल पार्क आई डोंट नो, शायद इन द फिलीपींस या इंडोनेशिया में पाई जाती हैं कोमोडो ड्रैगन्स। ओके, एंड द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड्स। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो पूछा गया ना, क्वेश्चन नहीं है ये बेसिकली बताया गया कि क्यों हमें प्राइमरी स्कूल्स को रीओपन करने की प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी स्कूल्स। यही बताया गया। देखो, रिपोर्ट आई, बहुत ज्यादा फिजिशियंस, एपिडेमियोलॉजिस्ट और बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट ने बताया है कि कोविड-19 जो है ना वो एडोलेसेंट को नहीं होता, मतलब द पर्सन, स्टूडेंट्स या चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता, उससे ज्यादा बेसिकली एडल्ट्स को डालता है। उनको 15 टाइम्स हाइयर रिस्क होता है डेथ का और सीवियर डिसीज का एज कंपैरिजन टू द एडोलेसेंट। तो वही बताया गया कि प्राइमरी स्कूल्स खोलने चाहिए, बट क्यों नहीं खोले जा रहे, उसके भी रीजन दिए गए। पहला रीजन कि हम साइंटिफिक और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस पर डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। दूसरा रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डर है और पेरेंट्स में भी डर है कि अगर यंगर चिल्ड्रंस को कोविड-19 हो गया और किसी भी सिंगल चाइल्ड की डेथ हुई तो एक डिसहार्मनी और एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हेट रेट फैल सकती है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा, है ना। एक फियर है कि कोविड-19 कहीं बच्चों का ना हो जाए। सो रीड इट, है ना। कुछ चीजें पढ़ने की है, जैसे कि पहला ये पूरा पढ़ना है, ये चीज पूरा पढ़ना है, एंड इट इज अबाउट रिलेटिव रिस्क, बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस यहां तक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, बिकॉज इसके बाद जो भी है ना ये बेसिकली साइंटिफिक चीजों के बारे में बता रहा है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो अच्छा, दिस वन समथिंग अबाउट व्हाट आर द न्यू आईटी रूल्स फॉर पीएफ सेविंग्स। अच्छा, ये अपने और डिस्कस किया था, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों आए उसका रीजन मैं बता देता हूं। हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब पीएफ में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं थी, एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो जब बजट की स्पीच हुई थी ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 1 करोड़ तक का कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पीएफ अकाउंट, मतलब 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी सैलरी का। अब 1 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन पीएफ है क्या, पीएफ है कि आप जब रिटायरमेंट होगे ना, तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, जिससे आपका जो फ्यूचर है, जो आपका बुढ़ापा है, वो इजीली निकल जाए, मॉनेटरी आपको बेनिफिट मिले, इसलिए टैक्सेबल नहीं था पीएफ। लेकिन पीएफ का बहुत सारे लोग मिसयूज करने लगे, 1 करोड़ से ज्यादा सेव करने लगे पर मंथ भी, पर मंथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग सेव करने लगे पीएफ अकाउंट में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया कि अगर हम कंपेयर करें, जो पर्सन 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है पर साल और जिसको इंटरेस्ट मिलता है 8% का, और वहीं हम कंपेयर करें जो 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है पर मंथ, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सेम। इसी के चलते जो लोग 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एक साल में पीएफ अकाउंट में, वो टैक्सेबल होगा, ये बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज। अच्छा, ये नहीं पढ़ना है ना, ये लगेगा बहुत ज्यादा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस अबाउट दी प्रोफाइल्स। ये अभी रिसेंटली गिलानी जी की डेथ हुई है, जो कि सेपरेट लीडर है, उनके बारे में बताया गया। सो इट्स नॉट अ बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ने की जरूरत है इसको। ओके, मूविंग फर्दर, सेम गोज विद द बिजनेस न्यूज। ऐसी कुछ भी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। एंड यस, स्पोर्ट्स न्यूज में जरूर ये पढ़ लेना, ये वाली न्यूज पढ़ लेना। इट्स अबाउट द गोल्डन डिलाइट फॉर शटलर प्रमोद एंड मार्क्समैन, मतलब शूटर मनीष, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, और आज लास्ट डे है पैरालंपिक्स का। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।